देखिएगा, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। 10 क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और ये इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले सुनेंगे। तो इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना जो हुआ है कब हुआ है, इनके जो पितामह है इनके अर्थशास्त्र के पिता है किन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बहुत समय पहले की बात है, जब राजतंत्र चल रहा था, एक शासन चल रहा था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में ही एक व्यक्ति है चाणक्य, और चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, और चाणक्य द्वारा पुस्तक लिखा गया था, पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में जो वर्णन किया गया था पूरे राजनीति का वर्णन किया गया था, यानी कि राजनीतिक से संबंधित वर्णन किया गया था। और जिस समय चाणक्य के समय जो मौर्य काल जो था वो काफी उन्नत प्रणाली पर था, काफी अच्छे ढंग से वहां शासन चल रहे थे। उस समय कहानी बताया जाता है, चाणक्य जो थे एक समय जो थे अपने दरबार में कुछ काम कर रहे थे। उस समय होता था क्या, मसाल, इस तरह से मसाल होता था, इसी में इसको जला करके रखते थे और इसी लाइट की रोशनी से वो कुछ काम कर रहे थे, यानी राज दरबार का कुछ काम कर रहे थे। और उसी समय एक व्यक्ति चाणक्य से जब मिलने आते हैं तो चाणक्य उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं। तो चाणक्य थोड़ी देर बात करते हैं क्या, तो चाणक्य जो है अपने इस मिसाल को जो जलाए हुए थे इस मिसाल को बुता देते हैं, और बुताने के बाद कहते हैं कि बोलो तुमको किस चाणक्य से मिलना है, यानी कि मौर्य काल के जो चाणक्य है उस चाणक्य से मिलना है या जो साधारण चाणक्य है व्यक्तिगत रूप से मिलना है। तो व्यक्ति जो कहता है व्यक्तिगत से रूप मिलना है, तो व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए जब कहता है तो जो पहले से जो मसाल जल रहा था वो मसाल को बुझा देता है और फिर से दूसरा मसाल को जलाते हैं और फिर उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आप बताओ तुम्हारा काम क्या है। तो व्यक्ति सबसे पहले यही पूछता है कि पहले आप हमको बताइए, जो पहले से मसाल जल रहा था उसको बुझा दिए और फिर से आप नया मसाल जला करके हमसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों। तो चाणक्य बोले कि जो पहला मसाल जल रहा था वो राजकोष के पैसा से जल रहा था, और उससे जो हम काम करते हैं राज के बारे में, राज से संबंधित जो कार्य होता है वो राजकोष के पैसा से जलाए द्वारा मसाल से हम काम करते हैं। लेकिन यदि व्यक्तिगत कोई कार्य होता है तो व्यक्तिगत कार्य करने के लिए हम अपना वेतन के पैसा से मसाल जलाते हैं और कार्य करते हैं। तो इस तरह से वहां पे देखा गया कि चाणक्य का जो सोच था काफी उन्नत था, और इसी कारण से इनका जो शासन चल रहा था मौर्य वंश वो काफी अच्छे ढंग से चल रहा था। तो उस समय अर्थशास्त्र पुस्तक जो था एक सिर्फ पुस्तक था जिसमें राजनीति का वर्णन किया गया था, उस समय कोई विषय नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, इंग्लैंड के व्यक्ति है, और इंग्लैंड के व्यक्ति के पहले होता था क्या, जिस समय अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना नहीं हुआ था उस समय राजतंत्र की नीति चल रही थी। राजतंत्र में कहा गया है इस समय राजा का हस्तक्षेप होता था। यदि कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अच्छा वस्तु अच्छा सामग्री बना देता था तो उस पर राजा अपना अधिकार करता था। यानी कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल बना ले और राजा को पता चल जाए कि फलाने व्यक्ति मोटरसाइकिल बना लिया है, तो राजा करता था क्या, मोटरसाइकिल को अपने पास रख लेता था और व्यक्ति के हाथ पैर कटवा देता था ताकि दूसरा मोटरसाइकिल न बनाए, और ऐसा मोटरसाइकिल सिर्फ राजा के पास ही रहे। तो राजा का हस्तक्षेप था राजतंत्र में, और उसी समय एक व्यक्ति है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ जो है इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपदा। और राष्ट्र की संपदा जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, इसमें पूरे धन को परिभाषित किया गया और लेसेस फेयर की नीति को अपनाया गया, यानी लेसेस फेयर से संबंधित बात को लिखा गया। ये लेसेस फेयर है क्या, तो लेसेस फेयर जो था अहस्तक्षेप की नीति है, और अहस्तक्षेप में देखा गया कि इसमें जो बात बताया गया वो कहा गया कि इसमें किसी पे हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो अच्छा होगा। और उसी समय देखा गया कि यदि कोई बालक है, कोई छोटा बच्चा है, यदि घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद
कुछ बाहर चला भी जाता है तो थोड़ा देर पे जब घर पे आता है तो उसके गार्जियन पूछते हैं कहाँ गया था, इतना देर कहाँ रहा। तो वो जो है हस्तक्षेप की नीति है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कुछ अपना काम करने लगता है, नौकरी वगैरह करने लगता है, तो घर से बाहर जाता है, बाहर से अंदर आता है, कोई नहीं पूछता है। यानी कि वहां पे हस्तक्षेप की नीति आ रहा है। यानी बच्चा घर से बाहर जा रहा है, बाहर में रह रहा है, तो उससे पूछताछ हो रहा है, वही है हस्तक्षेप। लेकिन यदि कोई बड़े व्यक्ति है, घर के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनसे कोई नहीं पूछता है, वो है जो हस्तक्षेप। यानी हस्तक्षेप करने का मतलब मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, इसमें अपने हाल पे नहीं। बच्चा है तो उससे बच्चा से पूछताछ किया जाएगा, कहाँ गया था, क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन जब बड़े व्यक्ति हो जाएंगे तो उनको बड़े व्यक्ति के साथ जो होता है उनसे कुछ बात नहीं पूछा जाता है। तो ये जो है हस्तक्षेप की नीति है और हस्तक्षेप की नीति है। अब इसी में देखते हैं कि मुख्य रूप से जो इसी में वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखा गया, इसी में लेसेस फेयर की नीति को अपनाया गया, हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया। और इसी को लेकर के एडम स्मिथ की बात किया जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र के पिता की बात अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखा गया है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है 1776 ईस्वी में लिखा गया है। 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा गया है। अब इसमें देखते हैं कि अर्थशास्त्र, यहीं से मेरा सब्जेक्ट आता है अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र कहते हैं किसको। अर्थशास्त्र कहते हैं किसको, तो अर्थशास्त्र कहा जाता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विषय है जिसमें उत्पादन, वितरण एवं खपत के साथ साथ देश के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विषय है जिसमें उत्पादन, वितरण एवं खपत के साथ साथ देश के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखे थे, द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपदा, जिसमें लेसेस फेयर की नीति के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसी में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मुख्य रूप से जो चैप्टर है यही है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था से पहले हम जानेंगे आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया कहता है हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि हम मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कृषि कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है व्यापार का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है उद्योग में काम कर रहा है, कोई परिवहन में काम कर रहा है। इस प्रकार से देखा गया कि व्यक्ति जो है आय की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रिया कर रहे हैं। तो ये सभी क्रिया जो है आर्थिक क्रिया है। ये सभी क्रिया जो है आर्थिक क्रिया है। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ये भी मेरा क्या है, आर्थिक क्रिया है। इससे हमें आय की प्राप्ति होगी। यदि कोई नर्स है और नर्स भी अपना हॉस्पिटल में काम कर रही है तो भी आर्थिक क्रिया ही है।
वो भी आर्थिक क्रिया ही है। तो यहाँ पे देखते हैं आर्थिक क्रिया हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आर्थिक क्रियाओं का जो संगठन होता है, आर्थिक क्रियाओं का जो संगठन होगा उसी संगठन का पूरा वर्णन है अर्थव्यवस्था में। यानी कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके, जिसके अंतर्गत लोग जो होते हैं कार्य करके अपने जीवन को चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही अपने आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कोई कार्य करता है और ये कार्य करने के उपरांत अपने जीवन यापन को चलाता है। इसी में एक व्यक्ति है ब्राउन। ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है यानी अपना जीवन यापन चलाने की प्रणाली है। तो यहाँ फिर से सुनेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना जीवन यापन चलाता है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका चलाने की प्रणाली है या आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। देखिएगा आर्थिक क्रिया में हम अभी बता रहे हैं कृषि कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उद्योग कर रहा है, परिवहन कर रहा है, ये सभी जो है आर्थिक क्रिया है। अभी हम बोले यदि नर्स जो है हॉस्पिटल में काम कर रही है तो आर्थिक क्रिया है। लेकिन वही नर्स घर पे अपने बच्चे को सेवा कर रही है तो आर्थिक क्रिया नहीं है। यदि तुम होटल में बैठ करके खाना खा रहा है तो होटल वाला तुमसे आर्थिक क्रिया ले रहा है, उससे उसको आय की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ जो है रोटी बना करके दे रही है तो आर्थिक क्रिया नहीं है, उनसे उनको आय की प्राप्ति नहीं होगी। तो देखा जाता है जिससे आय की प्राप्ति होगी वही आर्थिक क्रिया कहलाती है, वही आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना कहने का मतलब क्या है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को क्या किया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। आर्थिक क्रिया को क्या किया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब आर्थिक क्रियाओं का विभाजन से है, आर्थिक क्रियाओं का विभाजन से है। और आर्थिक क्रियाओं का विभाजन कहने का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कहता है कि पहला जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है, पहला जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा जो है द्वितीयक क्षेत्र है, तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना कहेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब आर्थिक क्रियाओं के विभाजन से है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता है तो इन्हें मुख्यतः 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ये चौथा क्षेत्र भी है लेकिन चतुर्थ क्षेत्र में हमको पढ़ना नहीं है, हमको एनसीईआरटी 10 के लिए जो है चतुर्थ क्षेत्र नहीं पढ़ना है, हमको 3 क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। अब प्राथमिक क्षेत्र की बात करता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो है कृषि कार्य कर रहा है, पशुपालन कार्य कर रहा है, मत्स्य पालन का कार्य कर रहा है, वन में कार्य कर रहा है, तो ये सभी के सभी जो हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और आजादी के समय की बात किया जाता है तो 1947 आजादी के समय की बात किया जाता है तो देश के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो था काफी अधिक था और इसका योगदान जो है 58.7
7% इसका योगदान था आजादी के समय। लेकिन 2007 के आंकड़ा के अनुसार कहता है कि 2007 के आंकड़ा के अनुसार इसका जो योगदान है काफी कम गया है, मात्र 22% ही रहा है, मात्र 22% ही रहा है। उसके बाद देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र को एक और नाम से जाना जाता है, उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत उद्योग आ गए, इसके अंतर्गत उद्योग आ गए, इसके अलावे बिजली आ गया, गैस है, कोई भी निर्माण कार्य की बात करता है तो कोई भी निर्माण कार्य जो है ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और इसका योगदान आजादी के समय जो था 14.3% था, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान जो है 22% है। तृतीय क्षेत्र की बात किया जाता है तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है तृतीय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो है यदि परिवहन से संबंधित कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसको सेवा दिया जा रहा है। इसके अलावे संचार की बात करते हैं तो संचार जो है ये सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंक की बात किया जाता है तो बैंक जो है ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। लेकिन इसका आजादी के समय बात किया जाता है तो आजादी के समय इसका योगदान जो था मात्र 27% ही था, मात्र 27% ही था। लेकिन आज इसका योगदान जाकर के 56% तक हो गया है। उसके बाद चतुर्थ क्षेत्र में जितना भी देखते हैं कि अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, वैज्ञानिक कार्य जो होते हैं, वैज्ञानिक कार्य को चतुर्थ क्षेत्र में रखा गया है। वैज्ञानिक कार्य को चतुर्थ क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन हमको पढ़ना है अभी ये 3 ही। तो यहाँ फिर से एक बार पूरा बात को सुन लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब आर्थिक क्रियाओं के विभाजन से है। अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सभी के सभी आर्थिक क्रिया ही, सभी के सभी जो क्या है आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत लोग कार्य करके आय की प्राप्ति करते हैं। और ये सभी को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं पशुपालन हो गया, कोई भी कृषि कार्य हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन हो गए, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और आजादी के समय राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो था 58.7% था, जो 2007 में 22% रह गया है। द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाता है तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, बिजली, गैस, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जो होते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आजादी के समय इसका योगदान जो था 14.3% था। वर्तमान में इसका योगदान जो है 2007 के आंकड़ा के अनुसार 22% है। तृतीय क्षेत्र जो है काफी इम्पोर्टेंट है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार इत्यादि वगैरह आते हैं। आजादी के समय इसका योगदान जो था काफी कम था, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान देखा जाता है कि योगदान जो है काफी अधिक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि अर्थव्यवस्था जो है
अर्थव्यवस्था जो देखा गया है तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित क्या है। तो पूंजीवादी कहने का मतलब इसमें जो है पूंजीपतियों के लिए सिर्फ ध्यान दिया जाएगा। जो पूंजीपति लोग होंगे वो पूंजीपति लोग के लिए ही सिर्फ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी में क्या है, पूरे समाज पर ध्यान दिया जाएगा। और मिश्रित में जो है पूंजीपति और समाज दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यदि सरकार ट्रेन चला रही है तो ट्रेन में देखते हैं एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह जो होते हैं उसमें कई प्रकार की बोगी लगा हुआ रहता है। एक मान लीजिए ये बोगी है तो एसी बोगी है, ये बोगी जो है स्लीपर बोगी है, ये बोगी जो है जनरल बोगी है, जनरल बोगी है। अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, तो यहाँ पे रेल टिकट एसी बोगी के है, जिसके पास पैसा खूब है वो ठंडा में भी एसी चालू करके जाइए। और सरकार यहाँ पे एकदम गिन के टिकट काटेगी कि बोगी में 72 व्यक्ति तो 72 व्यक्ति के टिकट कटेगा। इसमें स्लीपर है, थोड़ा सा पैसा कम है तो स्लीपर में जाइए, लेकिन इसमें भी टिकट जो है 72 कटेगा। लेकिन जनरल में क्या है, सीट 72 ही है और यहाँ पे जो टिकट 600 भी कट गया है और 600 के बाद भी कोई व्यक्ति यदि टिकट कटावे गया है तो टिकट काट के उसको दे दिया जाता है। बाकी तुम कैसे जाएगा तुम समझो। तो यहाँ पे देखिएगा ये ध्यान दिया गया है क्या, पूंजीपति लोग पर, पूंजीपति का सरकार यानी पूंजीपतियों को यहाँ पे ध्यान दिया गया है। यदि पूरे समाज पर ध्यान दिया जाता तब पूरा बोगी जो रहता जनरल था तो जनरल ही रहता, पूरा एसी रहता तो एसी ही रहता, यदि पूरे समाज पर ध्यान दिया जाता तो। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फैसिलिटी है। जिसके पास पैसा खूब है वो एसी में जाइए, थोड़ा कम है तो स्लीपर में जाइए, उससे भी कम है तो जनरल में जाइए। जनरल वाले तो ये स्थिति होता है कभी कभी अपने बोगी से पानी लेने के लिए गलती से स्टेशन पे उतर जाता है तो बगल वाला देख के बोगी कहता है एकदम फैल सब बैठा है, अबरी कहीं बाहर कमाए जाएंगे तो खूब पैसा कमाएंगे और अबरी ऐसा के बोगी के टिकट करवावे हैं। और यहाँ तक कि इसके साथ काफी ज्यादा समस्या रहता है। तो ये पूंजीपति में देख रहे हैं। लेकिन समाजवादी में है क्या, समाजवादी में है क्या, समाजवादी यदि समाजवादी देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए एक ससरने वाला होता है उसको लगा दिया जाए और यदि कोई गरीब बालक है, गरीब व्यक्ति का बच्चा है वो कहेगा कि हम ससरेंगे तो वो जाकर के उसको अलाव है चढ़िया और यहाँ से ससरिए। कोई अमीर लड़का है तो उसके लिए भी उस प्रकार का फैसिलिटी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे गरीब अमीर नहीं है, गरीब अमीर नहीं है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और जहाँ पे पूंजीपतियों पर भी ध्यान दिया जाएगा, समाज पे भी ध्यान दिया जाएगा तो वहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेगा। अब देखते हैं कि गॉड जो भगवान है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, यानी कि गॉड जो है समाजवादी की तरह कार्य करते हैं। इसके लिए इनके लिए गरीब और अमीर सब एक तरह है, कितना हो पैसा तो कमाओ। यदि इनके डायरी में मेंटेन हो है कि इतना दिन तक ही तुमको नीचे रहना है तो उतना ही दिन तक तुम नीचे रहे, कितना हो पैसा ले लो, कितना हो तुम वेंटिलेटर में पैक हो जाओ। यहाँ पे समय फिक्स है। तो गॉड जो होते हैं समाजवादी की तरह ही कार्य करते हैं, समाजवादी की तरह ही कार्य करते हैं। और यहाँ पे कुछ देश का हम एग्जाम्पल देखेंगे कि अमेरिका हो गया, मुख्य रूप से आपको एग्जाम्पल ध्यान देना है। अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, ये सभी जगह पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम देखते हैं रूस, देखते हैं चीन, ये सभी जगह पर जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम देखते हैं भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ देश जो है पूंजीवादी को अच्छा बताएं, कुछ देश जो है समाजवादी को अच्छा बताएं। पहले जो था यही था पूंजीवादी और समाजवादी। कुछ अमेरिका जापान बोले कि पूंजीवादी सही है, समाजवादी बोले कि ना रूस यानी रूस चीन इसे बोला क्या कि नहीं समाजवादी सही है। कुछ देश में पूंजीवादी व्यवस्था था, कुछ देश में समाजवादी व्यवस्था था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 1929-30 की बात किया जाता है। 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में देखा गया उस समय काफी जो भी देश थे सभी देश प्रभावित हुआ। यहाँ तक जितना पूंजीवादी देश था सभी देश प्रभावित हुआ, लेकिन रूस जो था वो प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि रूस पहले से ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किए हुए था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किए हुए था। ये आर्थिक संकट क्या है? तो आर्थिक संकट में देखा जाता है कि मुद्रा जो होता है, रुपया जो होता है, मुद्रा जो होते हैं कमजोर हो जाता है, मुद्रा कमजोर हो जाता है। और यहाँ पे जर्मन की कुछ कहानी बताया जाता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जर्मन में इस प्रकार से समस्या आ गया था कि लोग पैसा से जलावन ना कीन करके नोट को ही जला करके खाना बनाते थे। जर्मन की एक और घटना है कि एक इतिहासकार लेखक कहते हैं कि एक बुढ़िया जो थी भर टोकरी पैसा लेकर के जा रही थी, भर टोकरी पैसा लेकर के जा रहे थे और वहां पे डाकू मिला। डाकू जब बुढ़िया को रोकने के लिए बोला तो बुढ़िया रुक गई और टोकरी छोड़ करके चले गई। बाद में डाकू देखा कि भर टोकरी क्या है, रुपया है। डाकू टोकरी में से पैसा उलट देता है और टोकरी लेकर के भाग जाता है। यानी कि मुद्रा का उस समय कोई महत्व नहीं था, मुद्रा बहुत कमजोर हो गया था। जिस समय मुद्रा मजबूत रहेगा होगा क्या, पॉकेट में पैसा लेकर के जाना पड़ेगा और मार्केट से झोला में सामान लेकर के आइएगा। लेकिन जब मुद्रा कमजोर हो जाएगा उस समय आपको झोला में पैसा ले जाइए और पॉकेट में सामान लाइए। उस समय यानी कि जब 1929-30 में आर्थिक संकट आया था तो इस तरह की समस्या था। व्यक्ति पैसा ले ले है, टमाटर ले ले है, तो चोर जो था पैसा छोड़ता था, टमाटर छीन के भागता था। इस प्रकार से आर्थिक संकट था, यानी मुद्रा इतना कमजोर हो गया था। और यहाँ पे समाजवादी को काफी अच्छा बताया गया और उस समय समाजवादी देश जो थे रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ इतिहास की बात करते हैं तो 1818 में ही एक व्यक्ति हैं कार्ल मार्क्स व्यक्ति, इसके बाद आए थे लेनिन। ये सभी जो थे समाजवादी के समर्थक थे। यहाँ तक लेनिन तो वर्ग विहीन का सिद्धांत दे दिया था कि वर्ग विहीन समाज को एक तरह करेंगे। आज के डेट में देखे थे क्या कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे 500,000 के नोट बंद, लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी ये भी कह दिए कि जिसके पास 500,000 के नोट है वो जाके बदल लो। लेकिन लेनिन क्या किया आपने समय में, वो अनाउंस किया कि जिस व्यक्ति का बैंक में पैसा है वो सभी पैसा सरकारी हो गया, किसी भी व्यक्ति का हक नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी तो कहें कि बदल लो ना, लेकिन वो कहें क्या, किसी भी व्यक्ति का पैसा आप पर्सनल नहीं रहेगा, वो सरकारी हो गया। ढेर व्यक्ति खुश कि हमारे घर में रखल है। फिर सरकार कुछ दिन के बाद अनाउंस करता है कि घर में पैसा पकड़ाया तो व्यक्ति जेल जाएगा, वो पैसा भी सरकारी ही रहेगा। अब फिर व्यक्ति खुश हो रहा है कि चलो हमारे कम से कम रहला मकान है। सरकार कुछ दिन के बाद फिर अनाउंस कर रही है, लेनिन फिर अनाउंस कर रहा है कि जिसके पास मकान है को भी मकान का जमीन का रजिस्ट्री वगैरह नहीं करेगा। अब इससे क्या हो गया, अमीर लोग काफी दुखी हुए, गरीब लोग को काफी अच्छा लग रहा है। गरीब लोग कह रहा है कि हमारा पास मकान नहीं है, सरकार कह रहा है जाओ फलाने बिल्डिंग में 4 तल्ला पर तुम रहना। गरीब कह रहा हम रहेंगे, सरकार कह रहा हो तुम रहा है। जिसका मकान है उस कह रहा हम कहाँ रहेंगे, तो चलो तुमको हम दूसरा जगह देते हैं। तो सभी को समाज एक समान बांटा गया, वहां पे सभी को इन वर्ग विहीन का सिद्धांत दिया गया और वर्ग विहीन के अंतर्गत सभी को सरकारी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार लेनिन का सिद्धांत है। अभी भी देखते हैं कि
भारत में एक संगठन चलता है, एक पार्टी चलता है, माले पार्टी। माले, ये माले है क्या? माले है क्या? तो माले कहने का मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, और ले जो है लेनिन का सिद्धांत, यानी कार्ल मार्क्स का सिद्धांत और लेनिन का सिद्धांत, यही है माले पार्टी। अब माले पार्टी जो है गरीबों का पार्टी है, गरीबों का पार्टी है। इसमें देखिएगा जितना भी जुलूस होगा, जितना भी आंदोलन होगा, जितना भी अनशन पार्टी होगा, उसमें गरीब जो होते हैं काफी शामिल होता है। इसमें जो है अमीर व्यक्ति शामिल नहीं होता है, वो जान रहा है कि गरीबों का पार्टी है। कहीं देखा समाजवादी में कि यहाँ अमीर के साथ क्या हुआ था, इसलिए इसका जो समर्थक होते हैं वो गरीब लोग ही ज्यादा समर्थक होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, पूरा बात हम समझ गए कि समाजवादी क्या है, पूंजीवादी क्या है, मिश्रित क्या है। अब मिश्रित क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था शामिल होंगी, वहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होंगी। अब रूस प्रचार कर रहा है क्या कि रूस प्रचार कर रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करो। अमेरिका कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करो, सही रहेगा। और उसी बीच भारत जो है आजाद होता है, अब रूस कह रहा है कि समाजवादी को स्थापित करो, ये कह रहा है पूंजीवादी को स्थापित करो। लेकिन भारत के पास उतना उद्योग वगैरह भी नहीं है, न पूंजी ही था, जिसके कारण न पूंजीवादी को स्थापित करना चाहता था, न समाजवादी को स्थापित करना चाहता था। और भारत देखा कि दोनों के खुश रखना है, कैसे खुश रखे। इनको कहना था कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अमेरिका कहा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। रूस इसको कुछ पैसा दिया, भारत उस पैसा को प्रयोग में लाया और सरकारी बस चला दिया। रूस खुश हो गया कि चलो मेरा सिद्धांत रखा, समाजवादी को स्थापित किया, यानी कि रूस के पैसा लेकर के यहाँ पे सरकारी बस चला दी। इसके अलावा पूंजी अमेरिका वाला भी कुछ पैसा दिया। भारत यहाँ पे क्या क्या पैसा लेकर के यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर दिए। तो उद्योग स्थापित करने के बाद उसका जो मालिक था कोई निजी व्यक्ति के हाथ में ही सौंप दिया गया। तो इससे अमेरिका भी खुश हो गया और इधर रूस भी खुश हो गया, और इस तरह से भारत में देखा गया कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों स्थापित कर दिए गए। तो यहाँ पे देखते हैं अर्थव्यवस्था जो होते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मन है, ये सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है सरकार के पास होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रूस है, चीन है, क्यूबा है, ये सभी देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाता है तो ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार के पास भी होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पे भारत है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सभी में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। तो एक बार फिर से हम पूरा बात जितना बताएं फिर से एक बार सुन लीजिएगा पूरा तेजी में कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी जीविका को चलाते हैं। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। कृषि है, पशुपालन है, परिवहन है, व्यापार है, संचार है, ये सभी के सभी जो है आर्थिक क्रियाएं हैं।
इसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं के विभाजन से है, आर्थिक क्रियाओं के विभाजन से है। और अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन इत्यादि आते हैं। आजादी के समय इसका योगदान जो था काफी अधिक था, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान जो है काफी कम गया है। और आजादी के समय जो इसका योगदान था वो आपका 58.7% था, लेकिन वर्तमान में 2007 के आंकड़ा के अनुसार कहता है कि इसका जो योगदान है मात्र 22% ही है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण कार्य, गैस, बिजली इत्यादि आते हैं। आजादी के समय इसका योगदान 14.3% था, लेकिन 2007 के आंकड़ा के अनुसार इसका योगदान जो है 22% है। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, बैंक, संचार, हॉस्पिटल इत्यादि आते हैं। आजादी के समय इसका योगदान 27% था, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान जो है काफी अधिक हो गया है, 56%। और उसके बाद चतुर्थ क्षेत्र जो है हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना भी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान कार्य होते हैं, वैज्ञानिक कार्य जो होते हैं, वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वह ऐसा अर्थव्यवस्था जहां के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन इत्यादि। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो ऐसा अर्थव्यवस्था जहां के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रूस, चीन, क्यूबा इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ऐसा अर्थव्यवस्था जहां के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के साथ साथ सरकार के पास भी होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी जगह में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये क्वेश्चन काफी अधिक बार एग्जाम में पूछता है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, या इसी को उलट करके देगा कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। तो भारत, ध्यान दीजिएगा, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। तो आज के क्लास में आपका यही था। इसके बाद हम आगे के टॉपिक में बताएंगे।